तो नमस्ते आप सभी को। तो आज हमने एक जैसा आप जानते ही हैं एक पेरेंटिंग सेशन प्लस एक ओवरऑल की अभिभावक विद्यालय एवी किड्स क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हम इस पे बात करने वाले हैं, उस पे हम एक छोटा सा वर्कशॉप जैसा रखे हैं। और हमारे साथ अनीता भुआ जी हैं। अनीता भुआ जी से आप परिचित हैं ही, तो मुझे लगता है कि परिचय मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपनी बात पर शॉर्ट रखते हुए सीधा अनीता भुआ जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि विद्यालय के बारे में उसकी अवधारणा कैसे एवी किड्स तक पहुँचे और ओवरऑल उस पूरे को जिस तरीके से वो रखना चाहें। तो भुआ जी, ओवर टू यू। बहुत बढ़िया। चल बेटा जी, जैसा कि नाम है अभिभावक विद्यालय, है ना, मतलब मेरे को लगता है नाम से ही काफ़ी कुछ उसमें अर्थ स्पष्ट होता है। पर फिर भी अभिभावक विद्यालय का मतलब है कि कैसे अभिभावक ही पूरे विद्यालय मतलब शिक्षा की जिम्मेदारी लें अपने बच्चों की, है ना। अभिभावकों द्वारा संचालित विद्यालय जो व्यवसाय से मुक्त है ना। यहाँ पर जो भी जितने भी टीचर हैं वो अभिभावक ही हैं। तो अभिभावक विद्यालय की शुरुआत हम लोगों ने 2011 में की थी। ये एक दर्शन आधारित है ना, मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद आधारित है, जिसमें बच्चों की चेतना विकास पर ध्यान दिया जाता है। मतलब एक शिक्षा होती है जिसमें आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस पढ़ते हो, आपको स्किल आ जाती है ना, मतलब आप व्यवसाय के लिए तैयार होते हो। क्योंकि एक्चुअल में ये शिक्षा की शुरुआत हुई इसीलिए थी। जो मैकाले की शिक्षा आज चल रही है, इसकी शुरुआत ही व्यवसाय के लिए हुई थी। तो वो अपनी जगह सफल है ना, क्योंकि आज हर कोई व्यवसाय के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन अब आज हम सब ये देख पा रहे हैं अपने परिवार में या समाज में या धरती में कि ये जो व्यवसायीकरण हुआ शिक्षा का, इसके कारण जो मानसिकता है ना, मतलब मानसिकता से ना व्यवहार गौण हो गया, मतलब पूरा का पूरा व्यवसायीकरण हो गया, यहाँ तक कि मानसिकता का भी हो गया। तो अब हर चीज में हम कहीं ना कहीं लाभ हानि ढूंढते रहते हैं, यहाँ तक कि परिवार में, संबंधों में भी यहाँ ये चीज आ गई है अब। तो हर कोई आज पैसे की कमी से दुखी नहीं है ना, आज उसके पास पूरी संपन्नता है, लेकिन हर कोई संबंध से दुखी है ना। तो अब हम सबकी नीड हो गई है। एक समय था जब रोटी पानी के लिए शिक्षा की जरूरत थी, क्योंकि हमारे पास भोज खाने की व्यवस्था नहीं थी। पर आज अगर हम उसी में लगे रहेंगे तो एक्चुअल में मानव की जो बेसिक, जो मेन नीड है, खुश रहना, वो कहीं ना कहीं गुम हो रहा है। तो अभी का ये जो दर्शन है वो मानव केंद्रित चिंतन है ना, क्योंकि आज की जरूरत भी वो है कि आज हम ईश्वर के लिए पूरा समय लगा रहे हैं, ईश्वर को समझने के लिए, या फिर विज्ञान यंत्र को समझने में समय लगाया। पर इस दोनों ही जगह आदमी कहीं ना कहीं उपेक्षित हो गया, ऐसा लगता है ना। मतलब आज अगर आप देखोगे तो आप दुकान में कुछ भी लेने जाते हो तो आदमी अगर वो बोलेगा ना कि 1 किलो आलू है तो आप भरोसा नहीं करोगे, आप बोलोगे तौल के दो। मतलब तराजू पे भरोसा है हमको, आदमी पे भरोसा नहीं है। और कुछ भी होता है तो ईश्वर जाने, ईश्वर करेगा। मतलब आपके साथ जीने वाला व्यक्ति आपको कुछ बोल रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, जो करेगा ईश्वर करेगा, है ना। मतलब यहाँ तक कि हमारे माता पिता हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो भी दिखाई नहीं देता है। हमको क्या लगता है ईश्वर दे रहा है। तो ये जो चीजें हुई ना, एक तरफ ईश्वर की तरफ गए हम, एक तरफ यंत्र की तरफ गए, इसमें हर जगह मानव का तो बहुत उपेक्षा हुई। और यही कारण है कि आज हम सब अंदर से ना मतलब फुलफिल नहीं हो पाए। एक जो मानव भाव से फुलफिल होता है, संबंधों में मूल्यों से होता है, तो उसकी बहुत तो एकदम समय पे ये दर्शन आया और मानव केंद्रित चिंतन है, जिसमें आप ऐसा नहीं है कि शिक्षा में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस नहीं पढ़ोगे, लेकिन इसके ऊपर जो अम्ब्रेला होगी ना, वो मूल्यों की होगी, है ना। मतलब मैं हिंदी भी पढ़ रही हूँ तो क्यों पढ़ रही हूँ, इंग्लिश भी पढ़ रही हूँ तो क्यों पढ़ रही हूँ, है ना। मतलब ये इतना सुंदर जो इनके प्रणेता है श्री ए नागराज जी। तो जब हम 2011 में विद्यालय खोले थे, उन्होंने इतने मतलब हमको बच्चा समझ के इतने अच्छे से समझाई इस बात को कि बेटा आप हिंदी सीख रहे हो, है ना, इंग्लिश सीख रहे हो, पर क्यों सीखना है ये नहीं पता है। आज आप किसी भी स्कूल की बुक देखोगे ना, चाहे बड़ी से बड़ी स्कूल हो, है ना, बहुत अच्छी प्रिंटिंग रहेगी, सब रहेगा, लेकिन आज भी बंदर मामा बिल्ली मौसी ही है।
हिंदी पढ़ाने के लिए, इंग्लिश पढ़ाने के लिए हमटी डमटी ही है, उसमें कहीं भी बदलाव नहीं हुआ है ना। बुक्स बहुत महंगी हो गई है, स्कूलें बहुत हाई फाई हो गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि हिंदी पढ़ाना है तो हिंदी का पर्पस क्या है, इंग्लिश का पर्पस क्या है, तो भाषा का पर्पस है कि कैसे मैं अपने भाव व्यक्त कर पाऊँ। मतलब भाषा तो मानव के बीच होनी है, तो मैं अगर अपने भाव ही व्यक्त नहीं कर पाई आप लोग तक, तो उस भाषा का मतलब क्या। तो चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, तो भाषा पर बहुत ध्यान दिया गया है कि माँ की कहानी, पिता की बात, भाई बहन की बात, ताकि हिंदी भी सीख जाए, इंग्लिश भी सीख जाए और संबंधों का निर्वाह भी हो जाए, है ना। तो ये जो अभिभावक विद्यालय खुला है, इसमें एक जो अभिभावकों की जो अपेक्षा है शिक्षा से, है ना, उसको पूरा करने का पूरा प्रावधान है। जैसे अभिभावक की अगर मैं परिभाषा बोलूं जो इस दर्शन में लिखी हुई है, और आप लोग अपने आप में भी जांच सकते हो कि ऐसा ही है कि नहीं है। हर अभिभावक अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास, है ना, मतलब आप लोग चाहते हो कि मेरे बच्चे का मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा ना हो जहाँ मेरा बच्चा वीक हो, है ऐसा, है ना। तो हर अभिभावक यही चाहता है और उसमें अपने तन मन धन को प्रसन्नता पूर्वक लगाता है। आज आप सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, जब तक बच्चे नहीं हुए थे तब तक आप अपने तन मन धन को अपने ऊपर लगा रहे थे, है ना, या अपने परिवारों में लगा रहे थे या अपने मित्रों में लगा रहे थे। पर आप लोग सब अपने आप में ध्यान देना कि जैसे ही बच्चा होता है ना, हम सब ना अपना पूरी एनर्जी बच्चे पे लगाते हैं। तो अभिभावक का अर्थ ही ये है कि वो अपने बच्चे की मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट में अपने तन मन धन को मतलब अर्पित समर्पित करता है। और किस अपेक्षा से करता है कि उसका विकास हो। पर जितनी भी शिक्षा आज यहाँ तक बच्चों को पहुँचाई है, तो आप लोग सर्वे करके देखना कि जो कामना एक अभिभावक किया था, क्या वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे करना चाहिए हमको, है ना। सर्वे करेंगे तो पाएंगे कि बच्चे को जब आप स्कूल में भर्ती करते हो तो सोचते हो कि मेरा बच्चा समझदार हो जाएगा, है ना, और आप निश्चिंत हो के 20 साल ना ऐसे चलते हो, जांचते भी नहीं हो कि वो जा रहा है कि नहीं उस दिशा की ओर। मतलब हम लोग इतना ज्यादा डिपेंड हो गए हैं कि शिक्षा मिलेगी तो ये समझदार हो जाएगा, और एकदम आंख बंद करके 20 साल निकाल देते हैं। और आज जो 20 साल बाद बच्चे बाहर निकलते हैं, उनकी भाषा यदि आप देखो, उनकी जीवन शैली देखो, उनका रात का सोना उठना देखो, उनका खान पान देखो, मतलब माता पिता सिर पकड़ लेते हैं कि हम किए क्या, है ना, हमने आज तक बच्चों पे किया क्या। तो कुछ तो मिसिंग हुआ, है ना, कि हम बच्चों को जीना नहीं सिखा पाए, न तो शिक्षा के माध्यम से सिखा पाए, और घर में इस भरोसे रह गए कि पढ़ लिख के समझदार हो जाएगा, है ना। तो ये जो हमारी कामना है अभिभावक की कि पढ़ लिख के समझदार हो जाए, तो जब हम समझदार अपने मन में कल्पना करते हैं ना, तो ऐसा करते हैं कि ये बच्चा ना मेरा कहना मानेगा, परिवार के हिसाब से चलेगा, है ना, समाज में बढ़िया से जिम्मेदारी से रहेगा। लेकिन ये सब रिजल्ट नहीं आया। तो मेरे को लगता है कि एक बार अभिभावक विद्यालय एक अवसर है जहाँ हर अभिभावक हम सब साथ मिलकर, है ना, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि कोई शासन करने वाला है या कोई प्रिंसिपल है या कोई विद्यालय का ऑनर है, कोई नहीं है। अभिभावक विद्यालय के ऑनर सब अभिभावक हैं। तो हम सब मिलकर सोच पाए कि एक्चुअल में अभी तक जो हुआ और हम क्या चाहते थे, उसमें क्या गैप है ना। तो उस गैप को भरने के लिए अभिभावक विद्यालय की शुरुआत हुई कि कैसे हम बच्चों को स्किल भी दें, लेकिन जो व्यवहार छूट गया ना, वो भी दे पाए। तो उसके लिए 2011 से VIP रोड में अभिभावक विद्यालय खुला, और आज हम देखते हैं कि वहाँ के बच्चे कॉलेज पहुँच गए हैं, है ना। और हमको लगा कि उन बच्चों में वो भाग दिख रहा है कि उनका व्यवहारिक पक्ष भी बहुत अच्छा है, उनका मानसिक लेवल भी बहुत अच्छा है ना। तो ऐसा लगा कि ये तो सब बच्चों को मिलना चाहिए। तो इसी कामना से, इसी उद्देश्य से ये भी लगा कि पूरे रायपुर में अगर हम एक अभिभावक विद्यालय रखते हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं 3 से 5 साल के बच्चे, उनको बहुत सफ़र करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन में, है ना।
तो उसके लिए हम सब ने मिलके तय किया कि क्यों ना मोहल्ला में, हर मोहल्ले में 4 रूम ही मिले, किसी का घर ही मिले, तो कम से कम नर्सरी PP1 खुल जाए। तो बच्चे क्या पैदल आए, पैदल घर चले जाए, है ना, उनको गाड़ियों की ज़रूरत ना पड़े। तो उसी का एक रूप है DD नगर में AV किड्स खुला, जो आज 3रा साल है इसको। और मेरे को लगता है कि अगर हर मोहल्ले में अभिभावक विद्यालय की ये अगर चेन खुलती है तो क्लास 1 से बच्चे VIP रोड में आ सकते हैं, या फिर अभ्युदय संस्थान जहाँ 10 तक स्कूल है। तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि रायपुर में ये स्कूल खुला, और 36 मतलब कुम्हारी 25 किलोमीटर में है। कुम्हारी से छोटी अगर अपन जाते हैं तो इस 25 किलोमीटर के दायरे में 10 तक की स्कूल आपको मिलेगी, जो अभिभावकों द्वारा संचालित है ना। तो AV किड्स में आप सबका खूब खूब स्वागत है। तो जी, जब अभिभावक विद्यालय की हम बात करते हैं तो मुझे लगता है एक प्रश्न हम सबको ही आता होगा या रहता होगा कि मतलब ना, जब बच्चों को हम कोशिश करते हैं तो ऐसा दिखता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो वो बात नहीं सुनते या मानते नहीं हैं, है ना। अब स्कूलों में हमने अभी तक ये देखा है कि या तो उनको किसी तरीके से डरा के या वो करके करते हैं। तो अभिभावक विद्यालय में उसको कैसे हैंडल करते हैं, या अगर हम उसी का मैं एक्सटेंशन भी लूँ कि हम घरों में बच्चों के साथ कैसे उसको हैंडल करें जब वो ऐसी चीज़ की जिद करते हैं जो मतलब जो ठीक नहीं है उनके लिए, और हम रोकना भी चाहते हैं पर फिर वो रोते हैं या वो करते हैं। तो दोनों ही पार्ट्स में कि एक तो घर पे उसको कैसे हैंडल हो और विद्यालय में वो कैसे हैंडल होता है। बढ़िया। एक तो घर और विद्यालय कुछ अलग अलग नहीं होगा, है ना। मतलब घर में भी वही होगा जो विद्यालय में होता है, तो विद्यालय में कुछ अलग हो, घर में कुछ अलग हो, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज ही होंगे, है ना। तो एक्चुअल में अभिभावक और अध्यापक के बीच में बहुत अच्छी हार्मनी होने की ज़रूरत है। तो इसके लिए ना इस दर्शन में बहुत अच्छी, जो सबसे अच्छी चीज़ जो है ना इसमें, जो मैं बोल रही हूँ, मानव केंद्रित चिंतन। अभी तक हमको क्या लगता है कि सब कुछ हमको ही देना है बच्चे को, ऐसा लगता है ना हमको कि छोटा सा बच्चा है, इसको कुछ नहीं पता है, सब कुछ हम ही को तो सिखाना है। पर इस दर्शन में ये बोला गया है कि जन्म से ही बच्चा सही गलत को पहचानता है। भरोसा होगा इस बात पे? जन्म से बच्चा सही गलत को पहचानता है। सोचो कितनी बड़ी धरोहर लेके वो आ रहा है ना। न्याय का याचक होता है, मतलब उस बच्चे को ये पता चल जाता है कि कहाँ मेरे साथ न्याय हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है। जैसे गोद में अगर आपके बच्चा है ना, कोई आंख दिखाए, जोर से बोले तो वो रोता है। इसका मतलब है कि वो रो के ये बता रहा है कि ये व्यवहार मेरे को स्वीकार नहीं है। उसको ये पता है कि ये सही व्यवहार नहीं है। मतलब अगर आप उसको डांटो, अगर आप उस सबके सामने उसकी गलती बताओ तो वो बुझ जाता है। बुझने का मतलब है आप उसका चेहरा देखना, है ना, ऐसे शुष्क हो जाएगा। तो वो ये बता रहा है कि मेरे को ये व्यवहार पसंद नहीं है, स्वीकार नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी धरोहर बच्चा लेके आता है जन्म से कि वो न्याय का याचक है ना। अब ठीक है, न्याय को समझने के लिए हो सकता है हम लोग को अभी समय लगेगा, पर अगर मैं बहुत स्थूल रूप में उसकी परिभाषा बताऊं तो जैसे कि हर बच्चा चाहता है कि उसका सम्मान हो, है ना, उसको बहुत अच्छे से बात बोली जाए, उसको समझा के बोला जाए। तो वो ये बताना चाहता है कि मैं समझना ही चाहता हूँ, मुझे प्यार से समझाओ, है ना, मेरे ऊपर भरोसा करो। तो ये भाषा नहीं है उसके पास, पर ये भाव है उसके पास। हम बड़ों को समझना पड़ेगा कि बच्चे को हम कैसे कोई चीज़ सिखाएं, कैसे समझाएं। अगर हमारे में धैर्य है और हम लोग बहुत न्यायपूर्वक अगर बच्चे के साथ प्रस्तुत होते हैं, आप कुछ भी सिखा सकते हो, वो सीखेगा। लेकिन अगर उसको ये पता चल गया कि मेरे को बार बार टोका जाता है, मेरे को डांटते हैं, मेरे को मारते हैं, है ना, सबके सामने मेरी कमी बताते हैं, तो वो अपना शटर डाउन कर लेता है कि मेरे को आपकी बात सुननी नहीं है। तो ये उसका अपना निर्णय होता है कि मेरे को किसकी बात सुननी है और किसकी बात नहीं सुननी है। तो सबसे पहली बात, इस दर्शन की जब हम विद्यालय खोले तो हमको बोला गया कि एक तो बच्चे जिद्दी नहीं होते हैं,
बड़े जिद्दी होते हैं, है ना। इस बात को पचाने में हमको भी समय लगा। हम बार बार जाके बोलते थे कि बच्चे तो बहुत जिद्दी है, बच्चे तो बहुत जिद्दी है। तो जब उन्होंने कहा, जो इस दर्शन के प्रणेता हैं श्री ए नागराज जी, अभी सशरीर नहीं है, उन्होंने कहा बच्चे जिद्दी नहीं होते हैं, बड़े जिद्दी होते हैं। तो जब इस पे शोध हुआ तो समझ में आया, मैं जब चाहूँ तब उठो, मैं जब चाहूँ तब खाओ, मैं जो चाहूँ वो खाओ, मैं जब बोलूँ तब, मतलब ये सब चीज क्या है, ये एक जिद ही है ना। बच्चा बोल रहा है कि नहीं मेरे को मीठा नहीं खाना है, तो नहीं तुमको ये खाना ही है। वो बोल रहा है मेरे को ये अभी नहीं करना है, आपको वो करना ही है। तो बच्चे के साथ ना, ये जो आपने प्रश्न पूछा कि बच्चे को समझना पड़ेगा, बच्चे का जन्म से क्या प्रवृत्ति है उसको एक बार हम सबको समझना पड़ेगा। अगर हम उसको समझ जाएंगे ना, तो उनके साथ हमारा जो जीने का डिजाइन है वो बनाएंगे। अभी तो हम अपना मनमानी का डिजाइन बना रखे हैं, जो जरूरी नहीं है कि बच्चे को स्वीकार हो। तो ये जो दो मानव के बीच में व्यवहार, इसी को बोलते हैं कि आपको और मेरे को दोनों को स्वीकार होनी चाहिए वो बात। तो मैं पूछूं आपको कि अचल बेटा जी आप बताओ क्या अपन ऐसा करें, तो तब जब कोई काम होता है ना तो अच्छे से होता है। तो मेरे को लगता है कि शायद हम बच्चों से संवाद नहीं कर पाते, तो हमको ना संवाद क्या करना, कैसे करना, इस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा और थोड़ा समय लगेगा। न्याय को समझना पड़ेगा। एक्चुअली में न्याय कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अभी हम न्यायालय को तो खोल लिए हैं, है ना। आप देखोगे वहां पर जो चल रहा है, गलती को गलती से रोका जाता है ना। कोई चोरी किया उसको सजा देते हैं। तो अगर वो सफल होता प्रयोग तो आज सब सुधर गए होते। ऐसा हुआ क्या? तो अब हमको सोचना पड़ेगा ना कि ये प्रयोग असफल है, पर हम अभी भी वही किए जा रहे हैं। बच्चा गलती करता है, हम थप्पड़ मारते हैं। ये वही काम हो रहा है जो जेलों में हो रहा है। सोच पा रहे हो? वही काम हो रहा है कि हम गलती को गलती से रोक रहे हैं। न्याय कह रहा है कि 1000 गलती करने के बाद भी आप सही रहो। बच्चा 1000 बार गलती करेगा, पर माता पिता और शिक्षक, इनको गलती करने का अधिकार नहीं है। अगर आप डांट रहे हो, अगर आप मार रहे हो, अगर आप बच्चों की तुलना कर रहे हो, अगर आप बच्चों की सबके बीच में इंसल्ट कर रहे हो, तो आप अपराध कर रहे हो। बच्चा तो अपनी सहज उसके साथ है, वो तो समझना चाहता है। वो 100 बार पूछेगा, जिद भी करेगा, बोलेगा भी ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आपको समझाना आना चाहिए, इस पर हमको काम करना पड़ेगा। ठीक बात है। मतलब ये तो लगता है कि बच्चा जो है वो करना सही चाहता है, पर वो जी कहीं बार ना ऐसा भी दिखता है कि जैसे कोई, मतलब हम उनका बुरा तो नहीं चाहते, अब कुछ चीज़ों के लिए जो जिद है जिसको पूरी नहीं की जा सकती, जैसे मान लीजिए वो चॉकलेट खाना चाहते हैं, अब या आइसक्रीम खाना चाहते हैं, तो दिन में अगर उनको 2 बार 3 बार और उस तरीके से। और मैंने ऐसा भी देखा कि ना बच्चे भी स्मार्ट उस तरीके से होते हैं, मतलब उनको पता है कि अच्छा अगर पापा से नहीं मिलेगी तो मम्मी से मिल जाएगी, मम्मी से नहीं मिलेगी तो दादू से मिल जाएगी। तो उस तरीके से ना, अब उनके लिए स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा नहीं है चॉकलेट खाना। तो कुछ चीज़ें मुझे लगता है ऐसी है जिसमें ना, मतलब हमको भी थोड़ा बोलना ही पड़ता है कि या बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, तो खाना नहीं खा रहे हैं तो पेट, भूख लगी है पर खाना नहीं खा रहे हैं, तो फिर थोड़ी देर बाद जिद्दी, मतलब चिड़चिड़ाएंगे या परेशान होंगे। तो हम तो चाह उनके लिए अच्छा ही रहे हैं। तो ऐसे में जो चीज़ें ऐसा लगता है भाई ज़रूरी है करनी, कि वो चॉकलेट नहीं खाए, घर का खाना खा ले, उसको फिर कैसे ड्राइव किया जाए? देखो, मतलब मेरे को ये लगता है कि ये जो दर्शन है ना, ये बहुत टिप्स नहीं देगा आपको। ये ना टिप्स की सॉल्यूशन नहीं देगा, है ना। इसमें ये है कि बच्चे को चॉकलेट का पता कैसे चला, बच्चे को कैसे पता चला चॉकलेट का, है ना। मतलब अपन क्या करते हैं ना, जब बच्चा कुछ ऐसा करता है जो नहीं करना चाहिए, तब हम समझाने बैठते हैं। शिक्षा ये कहती है कि आप पहले उसको सही चीज दे दो। मतलब बच्चे को जब आप खाना खिला रहे हो, है ना, आप तो 6 महीने के बाद अन्नप्राशन हो जाता है, तब से आप बच्चे को खाना खिला रहे हो। उसी समय आप बात करते रहो कि बेटा जी ये बहुत हेल्दी फूड है, आप आज ये खा रहे हो, दाल खा रहे हो, चावल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो। आपको लगता है बच्चा छोटा है, पर सुनने की क्रिया तो गर्भ से शुरू हो जाती है। वो खेलते खेलते भी सुन रहा है आपकी बात, वो खाते खाते भी सुन रहा है। तो आप उसको खाना खिलाओ और खिलाते खिलाते आप
खाने की वैल्यू बताओ। आप बताते जाओ 3 साल के आते आते बच्चे को पता चल जाएगा कि दाल चावल क्यों खाना है, रोटी क्यों खाना है ना। क्या हुआ, हमने सही चीज डाल दी। अब अगर चॉकलेट या कोई चीज बाहर के वातावरण में या परिवार में कहीं से गिफ्ट आता है तो होता ही है ना, उस समय आपसे ज्यादा अवेयर वो रहेगा, है ना। मतलब अब आपको बहुत नहीं समझाना पड़ेगा, अब उसको ये पता है कि ये चीज हेल्दी है और उसके बारे में आपको बहुत थोड़ा सा बताना पड़ेगा। तो पहले सही चीज परोस दो तो गलत के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो ये तो है ही। और दूसरी बात वही है कि हमको ना बच्चों के साथ बहुत धैर्यपूर्वक संवाद करना पड़ेगा। और ऐसे में ये हो ही सकता है जैसे आजकल हो रहा है कि हो सकता है बच्चा अभी खाए, लेकिन आप उसको डांटो मत, आप उसको बताओ उसका प्लस माइनस, बताते रहो। तो आदमी के साथ एक ये चीज है कि जिस दिन उसको सही पता चल जाता है ना, फिर वो गलत नहीं कर पाता है। सही का पता लगने के बाद गलत करने के लिए ना उसको बहुत सोचना पड़ता है। तो थोड़े समय तक करेगा, लेकिन एक समय के बाद वो सेल्फ ड्राइव हो जाएगा। तो ये जो मानसिक विकास की बात अपन कर रहे हैं ना अभी शिक्षा में, कि हम अगर उसकी मानसिकता में सही चीज आपने फीड कर दी। आप लोग सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं ना अपन। मतलब ये जो नर्सरी से 5th तक की क्लास है, एक्चुअल में हम मानव का मानवीयतापूर्ण आचरण का सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं कि आपको कब उठना, क्या खाना, किसके साथ कैसे रहना, कैसे उठना, कैसे बैठना। तो मेरे को लगता है कि फिर बच्चा गलत नहीं करेगा भी तो थोड़े दिन करेगा। आप हर बार ध्यान दिला रहे हो, है ना। तो बच्चे के साथ ना बहुत आराम से काम करना पड़ेगा। आप 4 बार बोलोगे और 5वीं बार बोलोगे 4 बार बोल दिया फिर भी नहीं समझते हो, तो भाई 1000 बार बोलने के बाद समझेगा वो। इतना पेशेंस रखना पड़ेगा अपने को, है ना। और ये चीज को ना बाहर की शिक्षा ने भी स्वीकारा है। ABCD नर्सरी से शुरू होती है, अ आ इ ई 5th क्लास तक उसको किसी न किसी रूप में ना स्वर व्यंजन को पढ़ाया जाता है, क्योंकि उससे कम में स्वर व्यंजन याद नहीं होते हैं। आप लोग देखना, अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं तो देख रहे हैं कि बाहर की पुस्तक में भी अ आ इ का किसी न किसी रूप में कोई ना कोई एक्सरसाइज है। तो बच्चों के साथ ना काम तो आराम से करना पड़ेगा, हो जाएगा पर। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि अभी आप लोग के प्रश्न ले लेते हैं, फिर जो हमारे पास ऑनलाइन प्रश्न आए हैं उनको भी ले लेंगे। और कैसे भी प्रश्न हो ना, एकदम सिंपल भी अगर आप लोग को बात पूछनी है तो जरूर पूछो। हमारा बच्चा 2.5 साल का है जी, उसको हम लैंग्वेज को लेकर सोचते हैं। अभी हम लोग गाँव में रह रहे हैं कुछ टाइम से, तो वो छत्तीसगढ़ी का एकदम ही प्योरली वर्जन बोलता है। हम लोग क्लास के कुछ हिंदी शब्द हम लोग कम से कम उसके माँ पापा बोले तो मिक्स कर डालता है दोनों को, है ना। एक वो लगा कि लैंग्वेज में काम कैसे किया जाए करके, और हम लोग फिर घर में वातावरण बनाए, लेकिन बाहर तो पूरा प्योर वो है ना। और छत्तीसगढ़ी में भी मतलब ऐसा नहीं कि उसका अच्छा स्वरूप है, बाहर में विपरीत स्वरूप है उसका, है ना। वो कैसे मतलब उसको ठीक किया जाए तो वो लगता है। तो उसके बाद बताइए लैंग्वेज के बारे में, संबोधन के बारे में। बढ़िया। देखो भाषा मतलब बच्चा तो ना अनुकरण अनुसरण विधि से सीखता है। अब वो जिस वातावरण में उस भाषा को सीखा है तो ये तो अच्छी बात है। अभी की जो NEP है वो तो बोल ही रही है ना, कि बच्चे की जो भाषा उसकी मातृभाषा है, उसकी क्षेत्रीय भाषा है, उसमें बच्चे को शिक्षा दी जाए, क्योंकि उसमें वो सहज रहता है ना। तो आप गाँव में रहते थे, उसको छत्तीसगढ़ी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आप रायपुर रहने लग जाओगे, उसको हिंदी आ जाएगी, है ना, आ जाएगी। और छत्तीसगढ़ी भी बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसका भी पूरा सम्मान है, क्योंकि अभी की तो ये बहुत अच्छी बात है कि अभी की NEP ने इस बात को पहचाना है ना। अब बच्चा अगर जो घर में परिवार में भाषा बोली जा रही है वही तो सीखेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी बोलोगे, बच्चा हिंदी सीख जाएगा, है ना। मतलब अनुकरण अनुसरण विधि रहती है 5 साल तक, जो आप करोगे ना उसको वो रिपीट करेगा। तो आपको लगता है कि उसको हिंदी सिखानी है तो हिंदी बोलो, आपको लगता है इंग्लिश सिखानी है इंग्लिश बोलो, बच्चा तो यूं सीख जाएगा। तो अभिभावक विद्यालय में भाषा पर बहुत काम हुआ है कि सार्थक भाषा का प्रयोग करते हैं अपन। हमारे बच्चे जैसे भाई जी बहन जी बोलते हैं, अध्यापिका जी आप करके बोलते हैं, तो ये हम सिखाते नहीं है बच्चों को। वो लोग उस वातावरण में अपने आप
जैसे इस साल जो बच्चे आए हैं वो अभी 15 दिन भी नहीं हुआ है, लेकिन एक दूसरे को देख के भाई जी बहन जी बोल रहे हैं, है ना। तो भाषा ना सीख जाते हैं बच्चे। तो आप लोग ना जैसी भाषा बोलोगे बच्चा सीखेगा। आप तय करो कि आपको कैसी भाषा बोलनी है। बच्चों को आप बोलो, आप कुछ बोल रहे हो और बच्चे को कुछ सिखाओगे, वो नहीं सीखेगा ना। 5 साल तक तो बच्चा जो वातावरण में भाषा बोली जाती है ना उसी को सीखेगा। तो आप उसके लिए बिल्कुल वरीड मत हो, आप लोग जैसा बोलोगे वो सीख जाएगा। ये भी जो पूछी इसी पे एक प्रश्न और पूछ रहा हूँ, बच्चा कौन सी ऐसे छत्तीसगढ़ी ठीक है, लेकिन उसमें सार्थक शब्द है, मतलब कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। कहीं जाते हैं कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसको नहीं लेना है बच्चा ले लेता है, जो है ना उपयोग में नहीं होता। तो वो किस उम्र से पहचानना शुरू करता है कि सही गलत है कि नहीं, मतलब 5 साल के बाद, है ना। और अगर जैसे वो जो भी गलत शब्द भी बोल रहा है तो बच्चा तो लिया है ना बाहर से, वो लेके थोड़ी आया था, ठीक है। तो अगर हमको लगता है कि ये भाषा ठीक नहीं है ना, तो हमको पहले अलर्ट रहना पड़ेगा। अब वो बाहर से कुछ सीख रहा है, उस समय तो हम होश में है नहीं, और जब 4 लोगों के आगे वो ऐसी भाषा बोलता है तो हम बच्चे को डांटते हैं। तो एक्चुअली में ना हमको देखना पड़ेगा कि हम बच्चे को कब डांट रहे हैं और क्यों डांट रहे हैं। अब 4 हमारे अपने लोगों के सामने अगर वो कोई निरर्थक शब्द बोलता है तो हमको हमारा अपमान लगता है, पर हम ये नहीं सोच रहे हैं कि बच्चा तो सीखा तो हमारे उसमें है ना। तो भाषा का ना बहुत सिंपल वे है, समझेगा का 5 साल के बाद आप उसके साथ बात करोगे ना तो तर्क विकसित हो जाता है। तो सबसे अच्छा तो तरीका है कि हमारा वातावरण ही सार्थक भाषा का हो। जैसे हम विद्यालय में पूरा सार्थक भाषा का वातावरण है, हमारे बच्चों की भाषा बहुत समृद्ध है। तो ऐसे ही हम अभिभावकों को भी बताते हैं। तो हमारे विद्यालय में एक बच्चा है जिनके पापा जी बहुत गाली देते हैं। वो बच्चा बात में गाली देता था, है ना। पर लेकिन क्या होता है, विद्यालय का प्रभाव ना परिवार से ज्यादा होने लग जाता है एक समय के बाद। एक समय तक माता पिता से ज्यादा प्रभावित रहते हैं बच्चे, एक समय के बाद शिक्षक से ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो वो बच्चा धीरे धीरे गाली छोड़ दिया। एक बच्चे को ना सिर्फ उड़िया लैंग्वेज आती थी यहाँ पर, वो हिंदी बिल्कुल नहीं समझता था। उड़िया मुझे आती तो उससे संवाद मैं करती थी, और मतलब वो फिर धीरे धीरे सब चीज सीखने लगे, देख के वातावरण यहाँ का। और फिर उनका ट्रांसफर हैदराबाद हो गया। उसने वीडियो कॉल कराया कि ये स्कूल देख, उसको मम्मी का फोन आया, उसको वहाँ बिल्कुल मजा नहीं आ रही, उसको यहाँ आ रही। मतलब वो लैंग्वेज वाली स्कूल ही है, बच्चे वातावरण से सीख लेते हैं इसको। उसकी भाषा को समझने वाला कोई मिल गया ना। तो अभी बहुत छोटा है आपका बच्चा, है ना। आप घर में जैसा भाषा बोलोगे ना, और जैसे अगर विद्यालय आता है तो आप लोग को और इसमें गाइडलाइन मिलेगी कि कैसे हम सार्थक भाषा बोले। मैम मैं को ये पूछना है, मेरा बच्चा मतलब घर में अच्छा है, बातचीत सबसे करता है, लेकिन जैसे फर्स्ट टाइम किसी को देख रहा है या उसको मतलब बहुत मतलब जानता है तो वो चुप हो जाता है, बोलता ही नहीं है। मतलब उसको ना घर में भी जैसे वो फैमिली वाले ही है, कोई आ रहा है जो जानता तो है, लेकिन वो दिन भर उसके साथ, जब वो दिन भर उसको देखेगा तब वो उससे मिलता है बात करने के। नहीं तो मतलब अलग अलग रहेगा, मतलब देखेगा हंसेगा लेकिन बात नहीं करेगा, थोड़ा सा फ्री नहीं हो पाता। जल्दी नया फेस देखेगा तो भी मतलब जल्दी से मिलता नहीं मतलब बात करने। ये तो आप अपने ऊपर भी देख लो ना, हम एकदम से किसी से कहाँ बात करते हैं। जब तक संबंध को पहचानेंगे नहीं ना, बात होती नहीं है। आप कोई भी बच्चा जब पहले दिन आता है तो थोड़ी सबसे बात करता है ना। जैसे जैसे उसको एक भाई जी की पहचान होती है, बहन जी की पहचान, उनकी कक्षा अध्यापिका जी की पहचान होती है ना, तो ये तो बहुत स्वाभाविक है मानव के साथ। जब तक वो संबंध को पहचानेगा नहीं ना, वो उसके साथ खुल नहीं पाता है, तो समय लगेगा ही उसमें तो, है ना। घर में बढ़िया से बात कर रहे क्योंकि संबंध को पहचानता है। जैसे ही रोज विद्यालय आएगा कि रोज अध्यापिका जी को देख रहा है, रोज भाई जी बहन जी को देख रहा है, तो पहचानते ही साथ वो खुलने लगते हैं। तो ये तो हम सब के साथ भी होता है ना। तो इसमें कोई स्वाभाविक स्थिति है ये। दीदी मैं अपने बच्चे में ना जो दया वाला भाव है उसको मैं चाहती हूँ उसके रखे। जैसे कि मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करती हूँ, तो जो मेरा वर्क है वो इसके बिना शून्य है मानती हूँ मैं। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जब बड़ा हो तो जैसे कोई रोड पे पड़ा है, कोई तकलीफ में है,
तो उसको इग्नोर करके ना चला जाए, चाहे वो जीव, चाहे वो इंसान हो, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, हर जीव के लिए उसके मन में दया रहे। तो इस चीज़ के लिए मैं क्या करूँ अपने बच्चे के लिए, ये मेरा क्वेश्चन है, ये भाव रहे उसके। देखो कितनी सुंदर बात है ना, हर मानव यही चाहता है ना, कि मतलब ये जो आप दया बोल रहे हो ना, दया, कृपा, करुणा, ये एक्चुअल में दिव्य गुण है। एक तो मानव के गुण है, मानव से भी ऊपर की श्रेणी है ये, और हम सब यही चाहते हैं, है ना। तो इसके लिए वही बात है कि हमारा भी आचरण वो देख रहा है ना, कि आप अगर किसी के साथ बहुत संवेदनशील हो, किसी के दुख में दुखी हो रहे हो, तो बच्चा भी उस भावनाओं को लेता है, ठीक है। और दूसरा, शिक्षा में इसलिए डाला गया कि कई बार ऐसा होता है कि परिवार में तो पूरा टाइम बच्चा नहीं जीता है, क्लास स्कूल जाता है, तो यहाँ पर वही है क्या है, एक तो कंपटीशन नहीं है विद्यालय में। इसके कारण क्या होता है, जैसे बच्चे दौड़ रहे हैं तो इन बच्चों को बोला जाता है कि बेटा जी अगर कोई गिर जाए ना तो हमको रुकना है ना, हमको रुकना है, हमको देखना है उसको लगी तो नहीं। तो धीरे धीरे ना बच्चों के अंदर भाव तक पहुंचते हो। तो भाषा से भाव तक पहुंचने की यात्रा है ये। कभी भी ऐसा कुछ होता है और आपको लगता है आपका बच्चा नहीं कर रहा है वो जो होना चाहिए, तो आप उससे भाषा से बात करो कि बेटा जी देखो उसको लग गई है ना, अपने को ध्यान देना चाहिए, अपने को चलो उसकी सेवा करते हैं। तो यही चीज़ें हम लोग विद्यालय में करते हैं, है ना, कि जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब होता है कई बार ऐसा होता है कि 2-3 बच्चे बोलते हैं अध्यापिका जी, ये हमारे यहाँ 4 बच्चे थे क्लास में, तो एक अक्षत भाई जी थे जो नहीं पढ़ते थे। अब बाकी 3 बच्चे ना बहुत वो हो जाते थे, अध्यापिका जी ये पढ़ते नहीं है, ये लिखते नहीं है, ऐसा है ना। तो हम क्या करते थे, उनकी और अच्छी क्वालिटी है ना वो बताते थे उनको, कि देखो आपको उस दिन पानी खत्म हो गया था तो वो आपको तुरंत पानी दिए, आपकी पेंसिल गिर गई थी तो आपको दिए। फिर हम उनको बताते हैं बेटा ये ज़्यादा जरूरी भाग है, आप लोग जो जल्दी लिख ले रहे हो ना उससे ज़्यादा बड़ी क्वालिटी ये है। तो ये क्या होता है ना, भाषा से जब आप बच्चों को बताओगे ना कि क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है, मतलब आप पढ़ते रहो, इससे ज़्यादा जरूरी है कि किसी को प्यास लगी तो आप पानी पिलाने के लिए उठो। तो आप ये भाषा से ना बच्चों के अंदर भाव को भर सकते हो, और यही काम चेतना विकास मूल्य शिक्षा करती है कि बच्चों को ना भाव से भरेगी। उसको भाषा ऐसी हम उनके साथ बात करते हैं कि बच्चा संवेदनशील होगा पहले, फिर वो ज्ञान से भरेगा। तो हमारे ऊपर है, हम उसके अंदर ये चीज़ डाल सकते हैं, है ना, अगर अभी नहीं है तो, और है तो उसको और पुष्ट कर सकते हैं। मतलब इसमें ना ये बात जरूर आप लोग ध्यान देना, सर्वे करना कि बच्चा तो संवेदनशील ही होता है। होता क्या है, हम लोगों के दिमाग में पढ़ाई काम इतना ज़्यादा हावी रहता है ना कि बच्चा तो चाहता है मेहमान आए तो मैं आऊँ, पानी पिलाऊँ, है ना, लेकिन हम क्या बोलते, जाओ जाके पढ़ो, जाओ जाके अपना काम करो। तो संवेदनशीलता को बल्कि ना हम लोग दबा रहे हैं। इसकी जगह हमको ना उसको मतलब उस बच्चे को ये बात डालनी है कि बेटा पढ़ाई बाद में हो जाएगी, पहले देखो दादी जी पानी मांग रही है ना, जाओ दे के आओ। ये हमको देना पड़ेगा बच्चे के अंदर, है ना, तब वो मूल्यों से भरेगा। इसी से एक कनेक्टेड प्रश्न एक्चुअली ऑनलाइन भी था तो वो भी मैं रख देता हूँ। तो जैसे आप बता रहे थे कि साथ में जब बच्चे हैं और उनके साथ दया का डेवलप होता है, तो एक प्रश्न हमारे पास आया था जो कह रहे थे कि बच्चों को एक साथ बैठाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारी शिकायतें होती हैं एक दूसरे से, तो उनको कैसे सुलझाएं? जो बच्चों को आपस में शिकायतें होती हैं या जो साथ में उनके जीने का डिज़ाइन होता है। ठीक बात है, देखो है ना, अभी तो सब क्या करते हैं, 2 बच्चे लड़ते हैं, दोनों को अलग कर देते हैं ना, मतलब सबसे सिंपल सॉल्यूशन है ना। एक बच्चा, घर में 2 बच्चे हैं, एक खिलौने से लड़ रहे हैं, इनको 2 लाके दे दो, है ना, एक साइकिल है, इनको 2 साइकिल लाके दे दो। लेकिन ऐसा करके ना हम बच्चों को खंडित कर रहे हैं, है ना, मतलब अकेले जीने की अभ्यास करा रहे हैं। जबकि घर में अगर बच्चे 2 हो 3 हो, खिलौना एक ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी तो ऐसा हो गया कि कमरा भी अलग कर दिए हैं, टीवी भी अलग कर दिए हैं, सब चीज़ अलग है ना। घर में 4 मेंबर है तो 4 गाड़ी है, क्योंकि कोई एक साथ जीने के लिए तैयारी नहीं किया है अपनी, हमने शुरू से उसको ऐसा तैयार किया है। तो आप जो पूछ रहे हो ना, हमको ना मेहनत लगेगी इसमें, क्योंकि हमको साथ साथ जीना सिखाना है, ठीक है।
तो कई बार ऐसा होगा कि वो लोग साथ में नहीं बैठना चाहेंगे, साथ में लड़ेंगे। उस समय आपको बहुत अच्छे से उनसे बात करनी है। तो बात क्या करनी है, एक दूसरे की कोई अच्छी बात आपको बतानी है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ हुआ था, एक बार 2 बच्चों में झगड़ा हो गया था बहुत, मतलब वो इतना रोया कि वरेण्यम भाई जी ऐसे हैं, अब मैं इनके साथ कभी नहीं बोलूँगा, ऐसे हैं, आज के बाद इनके पास नहीं बैठूंगा। मतलब अब उस समय हम उनकी पट्टी कर रहे थे, उनको लग गई थी। पट्टी करते करते पहले तो उनकी सुन लिए, फिर उसके बाद ना धीरे से, उस दिन आपके नाक में खून आया था ना बेटा जी, तो कौन जाके दवाई लाया था, ठीक है ना, तो एक दिन ला दिया तो क्या हो गया, है ना, ऐसा ही बोला वो। फिर हमने बोले उस दिन आप खेल रहे थे तो आपके पानी कौन पिलाया था, वरेण्यम। ऐसे होते होते क्या हुआ, हमने 4-5 उसकी ऐसी बात बता दी उनको जो उस बच्चे के साथ वरेण्यम बेटा जी ने की थी। आप मानेंगे नहीं, गुस्सा धीरे 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 शांत हो गया, खेलने लग गया वरेण्यम के साथ, है ना। मतलब हमको ना हर बच्चे को बहुत ध्यान से देखना होगा, और कि कौन बच्चा किसकी कब हेल्प कर रहा है, कब किस बात पे क्या कर रहा है। तो ये जो हम लोग याद रखेंगे ना, इसको हमको ऐसे समय में बढ़िया से यूज़ करना है कि जब जब ऐसा हो ना कि देखो बेटा उस दिन आप ऐसे थे, तो ये तो पूरी कोशिश करनी है कि बच्चा साथ साथ ही रहे, है ना। भले मेहनत लगे तो थोड़ी मेहनत लगेगी, पर बच्चे की अच्छी बात बताने से। इसमें एक प्रयोग हम ये भी किए थे, ममता भाभी जी ने किया था, कि उनको क्या किए, दोनों को अलग अलग कमरे में बैठा दिए और अलग अलग खिलौना दे दिए, है ना, कि ठीक है आप लोग को साथ नहीं बैठना है ना, थोड़ी देर में ही, नहीं मेरे को तो भाई जी के साथ खेलना है। फिर हम उनको समझाए कि बेटा हम भाई के साथ खुश होते हैं, खिलौने से खुश नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ हमको करनी पड़ेगी बच्चों के साथ। पर ये सॉल्यूशन कि बच्चे नहीं बैठ पा रहे हैं तो दूर दूर बैठा देना, अलग टेबल पे बैठा देना, है ना, ये कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर ना व्यक्तिगत वो ले आएगा, फिर उनको साथ जीना नहीं आएगा। तो मेहनत करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से। कोई भी बच्चा ना, आप जबरदस्ती मत करो कि नहीं तुमको बैठना ही पड़ेगा, इससे वो नहीं मानेंगे। उनको एक दूसरे की क्वालिटी बताओ। बहुत बढ़िया। तो टफ है ना जो भी मैं बोल रही हूँ, इतना इजी नहीं है ना। पर पेरेंट्स यदि एक बार ठान लेना कि मेरे को अपने बच्चों को ऐसा तैयार करना है, तो कर सकेगा वो। मेहनत है इसमें, टफ तो नहीं, मतलब काम करना पड़ेगा इसमें। हाँ, और मेहनत भी तब तक है जब तक हम न्याय को नहीं समझ रहे, ठीक है ना। हाँ। एक उदाहरण बहुत अच्छा, मेरे को कई बार अच्छा लगता है, जैसे ना अगर आप कंफ्यूज हो, आपको पूरा पता नहीं है ना, तो उस काम को करने में आपको मेहनत लगेगी। जैसे अगर मेरे को गाड़ी चलानी आती है तो मेरे को मेहनत नहीं लगती, चाहे मेरे को कितना ही दूर जाना पड़े, लेकिन नहीं चलानी आएगी तो 2 कदम भी नहीं चल सकते, ठीक है। तो वैसे ही ना न्याय के साथ भी है। न्याय का मतलब है कि आपको पता है कि बच्चे की मूल प्रवृत्ति क्या है, वो क्या चाहता है, और मेरे को वो चीज़ उसको देना है। अगर ये आपको पता है ना, तो आपके लिए बहुत सरल है। और अगर ये नहीं पता है, तो जैसा हर पेरेंट्स अभी संघर्ष कर रहे हैं बच्चों को पालने में ना, तो संघर्ष ही है ना। आप जो 8-10 बार प्यार से बोलते हो ना, वो एक प्रकार का अभिनय ही है। हमारे अंदर तो गुस्सा ही है, हम क्या बोलते हैं, नहीं सब बोलते हैं ना प्यार से समझाना चाहिए, तो भाषा बस हमारी बदलती है। अंदर तो हम ठाने रहते हैं कि मेरे को पता है ये आखिरी में डांट के ही मानेगा, ये हमारे अंदर बैठा रहता है ना। तो न्याय ये कहता है कि आपके अंदर आवेश है ही नहीं। तो उस जगह तक पहुंचने के लिए ना मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद का अध्ययन करना होगा। बहुत सुंदर अध्ययन है, इसकी वस्तु है, उससे हमको ना हमारी गरिमा का पता चलता है। तो जब हमको हमारी गरिमा का पता चलता है ना, तो हम उस गरिमा के साथ ही जीते हैं। जैसे मानव मानवीयता के साथ जिएगा ना, यही उसकी गरिमा है। तो आप जो दया बोल रहे थे, तो पहले धीरता, वीरता, उदारता आ जाए। तो इसके लिए ना ये जो मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद है, चेतना विकास मूल्य शिक्षा का अध्ययन हमको करना पड़ेगा, है ना। फिर बहुत सरल है बच्चों को पालना। मुझे लगता है कि जो बड़ा काम है, जो खुद पे करना है, खुद पे वो करना बहुत है। जरूरी है एकदम। तो इसी से ना एक और प्रश्न है जो ऑनलाइन ही था, मैं उसको भी रख देता हूँ। तो उन्होंने इससे रिलेटेड कहा है कि बच्चे जब नहीं समझते हैं तो अपने अंदर ही ना काफी चिड़चिड़ापन या गुस्सा आता है,
उससे कैसे उभरे? ये तब होता है जब बच्चे को काफी प्रेम स्नेह से समझाने के बाद भी बच्चे वही करते हैं जो कर रहे होते हैं, तो वो अपने पे काम कैसे होना है? इसका आंसर तो हो गया अभी, है ना। प्रेम और स्नेह होता नहीं है, अंदर तो गुस्सा ही है हमारे। प्रेम स्नेह होता तो क्या बात थी, है ना। कामना में है, कामना है कि मैं अपने बच्चे को प्यार से समझाऊं, पर अभी हमारा स्वभाव नहीं बना है वो। तो स्वभाव बनाने के लिए हमको थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। देखो, मानव जाति ना शिक्षा से ही आगे बढ़ेगी, है ना। जैसे गाय के बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है, वो तो गाय को देख के सीख जाता है, लेकिन मानव का बच्चा नहीं सीखता है देख के, उसको सिखाना पड़ता है ना, क्योंकि वो ज्ञानावस्था की इकाई है, वो ज्ञान पाकर ही आगे बढ़ेगा, है ना। तो मेरे को लगता है कि हमको पहले तैयार होना पड़ेगा। तो स्नेह और प्रेम से हम बोलते जरूर हैं, लेकिन हमारे अंदर ना गणितीय विधि है। जैसे जैसे ही आप 10-12 बार अगर बोल चुके रहोगे ना, उसके बाद धीरे धीरे आप देखना आपके अंदर आवेश बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। पहली बार जो बोले थे ना, वो प्रेम था, वो स्नेह था, पर धीरे धीरे वो स्नेह द्वेष में बदलता जाता है, क्रोध में बदलता जाता है ना। तो अब अपने को ना अपने आप को पहचानना होगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अध्ययन करना होगा, क्योंकि हम भी देखें कि हम भी जैसा सब करते थे वैसा ही करते थे, पर जब चेतना विकास मूल्य शिक्षा मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन किए ना, तब एक्चुअल में अपने आप से पता चला कि हम कितने सुंदर हैं, है ना। मतलब एक जीवन रूप में मानव में कितना भाव है। नहीं तो अभी तक हम अपने आप को पहचानते ही नहीं। हमको लगता है गुस्सा करना बहुत जरूरी है, मतलब गुस्से के बिना काम नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो जितने भी आवेश हैं, ये आपकी अक्षमता के कारण है। ये बात हमको इस दर्शन से पता चली कि अगर मेरे में अक्षमता है तो ये सब है। तो हमको अपनी अक्षमता को दूर करना होगा, तो फिर ना चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। नहीं तो क्या होगा, भाषण बहुत है कि चिड़चिड़ापन नहीं आना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, पर अगर मेरी चेतना का ही विकास नहीं हुआ है तो चिड़चिड़ापन तो आएगा ही। तो मेरे को अपनी चेतना को विकसित करना होगा, है ना। इसके लिए अमानवीय चेतना से मानवीय चेतना में जो संक्रमण है, वही चेतना विकास मूल्य शिक्षा है। तो उसके लिए पहले माता पिता को तैयार होना होगा। तो इसी का एक फॉलोअप क्वेश्चन भी है, जो मतलब हम ना कई बार ऐसा सुनते हैं कि बच्चों को ना ज़्यादा लाड प्यार जो है वो बिगाड़ देता है, और उसको अगर हम अभी उसको नहीं ऐसा करेंगे तो बाहर जाके तो फिर वो ऐसा हो ही जाएगा। तो उसको फिर कैसे देखा जाए? मतलब अगर ज़्यादा स्नेह से वो बिगड़ जाता है, ऐसा होता है, या इसको कैसे देखने की ज़रूरत है? बहुत सुंदर। ये ना गलतफहमी बहुत बार हमारे अभिभावकों को हो जाती है, जब हम बोलते हैं ना कि बच्चों को बहुत प्यार से सम्मान से आप बड़ा करो। तो क्या होता है ना, इसको समझना पड़ेगा, है ना। जैसे मैं अभी बोली कि हमारे अंदर प्यार स्नेह कई बार नहीं रहता है और हम एक्टिंग करते हैं। वैसे ही जब बच्चा गलती कर रहा है ना, तो कठोर होना है। कठोर होने का मतलब ना इस दर्शन में डांटना मारना ये नहीं है ना। रिजिड होना भी नहीं है। कठोरता का मतलब है कि जैसे आपको लगता है कि ये टाइम बच्चे को सो जाना चाहिए, है ना, अब आप उनको ये बात कन्वे कर पाओ कि बेटा सोना तो अपने को इतने ही बचे है ना, आपको जो भी काम करना है आगे पीछे कर लो। तो बच्चे के साथ बैठकर आप टाइम टेबल बनाओ, आप बताओ आपको कब पढ़ना है, आप बताओ आपको कब खेलना है, और फिर करना तो अपने को ये है। मतलब यहाँ डांटना भी नहीं है, चिल्लाना भी नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ कुछ बच्चे होमवर्क नहीं करके आते। होमवर्क भी क्या रहता है, बस कि जो पढ़े हैं उसको करके आना है। तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं, डांटने की जरूरत ही नहीं है, चलो मैं बैठती हूँ, आप कर लो यहीं। तो क्या होता है, उनका गेम्स पीरियड जाता है। एक दिन जाता है 10 मिनट गए, मेरा तो 10 मिनट कम हो गया खेलने का। तो ठीक है बेटू, कल से घर में करके आ जाना। कोई डांट नहीं, कुछ नहीं, है ना। किसी किसी का बच्चे का पूरा गेम्स पीरियड चला जाता है। तो करना क्या है हमको ना जो चीज हमको लगता है कि ये होना चाहिए, हमको उसमें स्थिर रहना होगा, है ना। अभी ना हम स्थिर नहीं है। कभी बोलते हैं दिन भर टीवी देखते रहते हो तुम, कभी हम बोलते हैं जा टीवी देख ले। आप अपने आप को देखो ना, हमारा ये आचरण निश्चित नहीं है ना। मतलब कभी ये जो आप बोल रहे हैं ना कि बहुत अधिक का मतलब यही है कि हमारे अंदर भी
निश्चितता नहीं है। तो हमको क्या लगता है, मैं इतना प्यार करती हूँ फिर भी बिगड़ रहा है। तो जितना नहीं करने की जरूरत है उतना भी हम कर रहे हैं, है ना। कि आज मेरे को बाहर जाना है तो आज तुम टीवी देख लेना, है ना। आज मेरे को सोना है तो आज तुमको जो मन है कर लो। तो ये जो हमारी अनिश्चितता है ना, ये बच्चे फिर यूज करते हैं। तो बच्चे जो बाद में हम सबको यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि वो पहचान जाते हैं कि कहाँ मेरे को पतली गली मिल रही है ना। तो अपने को ना समझना पड़ेगा, कठोरता का मतलब है कि आप बच्चे से बात करके निश्चित कर लो, पर उसमें फिर आप टिके रहो। एक्चुअली में हम टिके नहीं रहते हैं। आप देखना, बच्चे टिके रहते हैं, हम नहीं टिके रहते हैं। मेरे साथ ही हुआ है ना ऐसा। मेरा पोता है कबीर बेटा जी, उनके साथ मैंने तय किया कि 4 से 5 वो बच्चा बोला पढ़ेंगे। अब बाई दी किसी दिन मेरी मीटिंग होती है हमारे विद्यालय की, दादी आप ही तो बोले थे, है ना। अब उसको तो ये हो गया ना कि मेरा जो टाइम था उसमें आप तो नहीं पढ़ाए ना मेरे को, तो अब मैं भी ये कर लेता हूँ। तो समझ में आया कि बच्चा गलत उतना होता नहीं है जितना हम लोग गलत करते रहते हैं। तो देखना पड़ेगा ना। कठिन तो नहीं हो रहे हैं जवाब आप लोग को। देखो मैं बार बार बता रही हूँ कि दर्शन में ना टिप्स वाले आंसर नहीं मिलेंगे आपको। ये एक एक आंसर में आप लोग को 10-10 साल लगाना पड़ेगा। 10-10 साल लगाना पड़ेगा, मतलब अपने आप को तैयार करने। इतना इजी नहीं है। आज हमको 25 साल हो गए हैं, तो ये बात अब समझ में आ रही है कि एक्चुअल में कैसे जीना और कैसे जीने देना। तो टाइम लगेगा पर रिजल्ट आएगा, इस बात की निश्चित गारंटी है। बढ़िया। वैसे ममता भाभी जी भी, अगर किसी को कुछ और प्रश्न पूछना हो तो ममता चाची जी आपको भी हम एक बार यहाँ पे आ जाओ, करेंगे आप कि भी आ आपसे जाओ। भी कुछ हम सुनना चाहेंगे। हमारी ममता भाभी जी है, नाम भी ममता है, और अभी हमारे अभिभावक विद्यालय की प्रिंसिपल भी है ना। और अभी तक हम ये नर्सरी से ऊपर नहीं जा पाई है। इसका जो कारण है कि बाबा जी ने ये कहा भी था हम लोगों को कि जो सबसे योग्य टीचर होगा वो सबसे छोटी क्लास में रहेगा, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है वहाँ। तो ये छोटे बच्चों को इतना प्यार से संभालती है ना कि हम इनको PP1 तक भी नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि वो पेशेंस हमारे पास किसी के पास नहीं है जो इनके पास है। तो छोटे बच्चों से संबंधित संवाद को लेके या कुछ भी बात हो तो ममता भाभी जी से बात कर सकते। तो ये बच्चे जब नहीं मानते हैं तो उसको कैसे टैकल किया जाए? मुझे पता है ना, अभी हम भी उतने तैयार नहीं है, हमें भी उतना धैर्य नहीं है। तो अब जो वो धैर्य आने के लिए जो टाइम लगेगा, तो तब तक के लिए हम उस चीज को कैसे बैलेंस करें, कैसे हैंडल करें। यहाँ पर गैप हो जाता है, तो बच्चे भी चिड़चिड़ापन निकल ही जाता है, तो उस पे कैसे काम? जैसा दीदी बता ही रहे थे कि एक तो अध्ययन बहुत ज़रूरी है, बार बार जैसे, और थोड़ा सा जैसे कई बार आप ना अंदर से अपने आप से एक वो करके कि नहीं अब मैं नहीं डांटूंगी, नहीं चिल्लाऊंगी, ये अपने आप से एक प्रॉमिस करके चल के थोड़े समय तो अपने को एक्टिंग जैसा लगेगा ही, लेकिन उसके बाद भी पर हम बार बार जब बच्चों के सामने ये सोच के जाएंगे ना कि नहीं अब कुछ भी होगा तो मैं नहीं बोलूँगी, अब आप बार बार उसको प्यार से बोलोगे ना, मतलब बच्चे को हमारे प्रति स्वीकृति आ जाए कि मम्मी अब नहीं डांटेगी, और प्यार से आप उससे बात करो, और एक मतलब प्रस्ताव रूप में जो बात है कि ये आपको करना है नहीं करना है, और जब यदि कर लिए ना तो उसका जो रिजल्ट आता है हम उसके ऊपर भी बात करें बच्चों से कि देखो हमने ऐसा किया था ना तो ऐसा हो गया, तो उसको फिर कैसे अब इसको कैसे ठीक करेंगे, चलो इसको करते हैं। तो ये जो एक बात है ना, बार बार हर चीज़ में हम उससे सब प्रस्ताव रूप में बात करें। यदि खेलने जाना था, ज़्यादा टाइम हो गया, आपका होमवर्क देखो आज नहीं हो पाया, यदि हम टाइम से कर लेते तो हो जाता। जो भी बात, चाहे खेलने से, खाने से, आपने ये खाया, देखो आप, मतलब मैं भी ना क्लास में बोलती हूँ कि देखो मेरे दांत में ना बहुत दर्द है, मैंने बचपन में ना चॉकलेट खा ली थी, जो मैंने मम्मी जी मेरे को बोले थे पर मैं बात नहीं मानी, पर अब ऐसे करके मैं उनके साथ बात करती हूँ। तो वो बोलते हैं अच्छा आप चॉकलेट खाते थे, मैं फिर उनको अपने, हाँ देखो मैंने खाया ना तो अब मेरे दांत खराब हो गए। अब आपको नहीं खानी है, आपको अपने दांत अच्छे से संभाल के रखना है, आपकी अपनी फेवरेट चीज़ खानी है कि नहीं। अब मैं अपनी फेवरेट चीज़ भी नहीं खा पाती हूँ क्योंकि मुझे दांत में दर्द होता है, क्योंकि मुझे गन्ना चबा के खाना बहुत अच्छा है, अब तो मैं खा भी नहीं पा रही हूँ।
हाँ तो नहीं खाना चाहिए। तो इससे ना बच्चों में ये भी आता है कि अपने लिए अवेयर होते हैं कि हाँ मेरे को क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है। तो इस टाइप से हम प्रस्ताव रूप में भी बात करके रख सकते हैं। आप अपने से रिलेट करके उसके साथ बात कीजिए, और जो रियलिटी होती है ना वो बच्चे सुनते भी हैं और समझते भी हैं उस चीज को। खाने पीने को लेकर जैसे आपने कहा, तो मेरा बहुत ज़्यादा 2 बच्चे हैं और खाने पीने का बहुत ज़्यादा होता है, खाते ही नहीं है मतलब बैठ के, और उसका फिर प्रेशर घर से भी आता है कि बच्चे खाएंगे, उसमें चिड़चिड़ कर रहा मतलब फिर वो होता है कि उनको या तो भयवश या प्रलोभनवश वो ना कहीं आ ही जाता है कि या तो कुछ डरा के खिलाती हूँ या फिर कुछ प्रलोभन देके खिलाती हूँ, पर चाहती नहीं हूँ वैसा खिलाऊं। जब नहीं खाते हैं ना तो फिर लास्ट में वैसा ही हो जाता है। तो बिना भय और प्रलोभन के से बैठ के कैसे खिलाया जाए? आप प्रेशर से अपने आप को मुक्त कर लो। पहली बात, आप बड़ों के साथ आप बात कर सकते हो कि मैं अभी थोड़ा सा इनके साथ प्रयोग करके देख रही हूँ बच्चों को प्रस्ताव रूप में, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती खिलाती हूँ तो बच्चे को भी नहीं पसंद आता है और मेरा भी मन नहीं करता है कि उसको ज़बरदस्ती खिलाऊं। और बच्चों से भी आप बात करो कि क्या चीज़ उनके शरीर के लिए ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। आप हेल्दी होना चाहते हो, क्यों होना चाहते हो, आप ग्रो करना चाहते हो, आप पापा जी के जैसे बनना चाहते हो, दादाजी के जैसे बनना चाहते हो, मम्मी जी के जैसे बनना चाहते हो, तो ना आप उनके साथ इस तरीके से भी बात कीजिए। तो और खाने की उपयोगिता के साथ भी बात कीजिए उनके साथ। तो भी ऐसा एक मतलब जितना मैं क्लास में करती हूँ इसी तरीके से बच्चों के साथ बात करती हूँ। नहीं खाना है, सब्जी नहीं खाना है तो आपको स्ट्रांग होना है, इस तरीके से। और फिर मतलब क्लास में तो बिना भय प्रलोभन के सारे बच्चे टिफिन खाते हैं। एक बार एक पेरेंट्स देखने आए थे, सच में बच्चे टिफिन खाते हैं कि खाली कैसे हो जाते हैं। किरण भाभी जी आए थे देवक के बेटा जी का टिफिन देखने, बाहर से खड़े होकर देख रहे थे कि वो सच में खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, बिना टीवी के बिना मोबाइल के खा रहे हैं भी लगता है, और एक दूसरे के साथ बैठ के बढ़िया से खा रहे। बच्चे जन्म से सामाजिक होते हैं वैसे। हाँ, बच्चे बच्चों को देख के भी खाते और ऐसा भी देखी हूँ मैं अंकिता बेटा जी कि जैसे आप ना उसको समझाओ, बहुत छोटे बच्चे को समझाओ मत, आप उसको कहानी सुनाते जाओ हाँ और खिलाते जाओ। मैंने ट्राई किया है ये अरे ना एक तो उपयोगिता भी बताओ, कहानी तो सीधा बोलते थे मेरे को नहीं सुननी है, मतलब उसको समझ आते हैं कि खिलाने के लिए कहानी सुनाएंगे, पहले ही बोल देते हैं नहीं सुननी कहानी। बहुत स्मार्ट बच्चे हैं अभी के, आपको और ज्यादा स्मार्ट होना होगा। कुछ टॉयज उनके साथ वो भी आप कर ही रहे होगे। करते रहो, ये सब ट्राई करते हाँ। रहो, इसी से होगा। एक दिन ना मैं भी शेयर कर देता हूँ, अंदर स्मार्ट बच्चे तो मैं भी बड़ा वो हो जाता हूँ। तो हमारी थी बेटा जी ने, तो उनको ना उंगली और अंगूठा चूसने की आदत है और हम कई बार कोशिश कर रहे हैं कि वो छूट जाए। तो मैंने एक बार बोला अच्छा बच्चा वाला मैं ट्राई करके देखता। तो मैंने बोला कि बेटा जी अच्छे बच्चे तो उंगली नहीं चूसते हैं, तो आप भी मत चूसिए, आप अच्छे बच्चे हो ना। हाँ मैं अच्छी बच्ची हूँ, तो अच्छे बच्चे तो उंगली नहीं चूसते। तो एक बेटा जी ने तो निकाल दिया, उतनी देर में दूसरी ने ये सुन लिया। मैंने फिर दूसरी से पकड़ा, उनको बोला कि बेटा जी आप अच्छे बच्चे हो ना, अच्छे बच्चे उंगली नहीं चूसते। नहीं मैं तो अच्छी बच्ची हूँ ही नहीं। बहुत बढ़िया, एकदम एकदम एकदम। तो ऐसे में ना विकेट गिर जाता है। नहीं ये तो सही बात है कि बच्चों को ना आप कई बार एक एक चीज बोलोगे ना तो वो समझ जाएंगे कि आप उनके साथ क्या करने वाले हो नेक्स्ट। वही बोल रहे ना, हमको ज्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा। हमारा बच्चा आंगनबाड़ी जाने लगा है, 1 वीक हुआ है, तो अब चूसने लगा है वो। इतना मतलब इतना बड़ा हो गया, नहीं चूस रहा था, नहीं जाना था, अब जाने लगा है तो अब ये एकदम चूसते रहता है, तो जैसे जाने स्टार्ट किया है। और वहाँ के बच्चों को जो नेगेटिव चीजें हैं ना उसको अड़ कर रहा जैसे है। कि चिल्ला के रोना, वो पूरा घर में कर रहा है, जो वहाँ देख रहा है ना वो पूरा कॉपी कर रहा है घर पे। पर आप उनसे ना बात करते रहो, है ना, बात करते रहोगे ना, उन्हीं से पूछो कि आप बताओ ये सही, ये ठीक बात है कि नहीं है। उनके अंदर ये डालो कि सही क्या है ना। आप उन्हीं को बोला अच्छा आप बताओ बेटा जी ऐसे जो से चिल्लाना अच्छा है क्या कि गलत है। तो वो भले करेगा लेकिन जवाब सही देगा। जवाब सही देते देते वो अपनी आदतों को छोड़ देगा। फिर कोई दूसरा बच्चा आ जाता है ना, फिर पता नहीं अचानक से रोने लगते हैं, उसको लगता है कि ये कैसा बच्चा नहीं, फिर उसके बाद बहुत देर तक रोती रहती है, फिर उसको कैसे। मतलब वही है जो मैं पहले बताई ना बात, अपने को बच्चों की ना मानसिक तैयारी करनी होगी
है ना, कि देखो सबके साथ रहने में हम कितने खुश होते हैं। एक्चुअली में अभी वो अकेले अकेले खेलती है ना, तो दूसरा कोई आ जाता है ना तो उसको हस्तक्षेप लगता है। हाँ, तो अभी उसकी आधा घंटे की कैपेसिटी होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी ना, तो आप उस आधा घंटे के लिए उसको अप्रिशिएट करो कि बेटा जी आप आधा घंटा साथ में खेले, क्लैप करो। अब इसको ये समझ आ जाएगा कि साथ में खेलना कोई बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे ना प्रोत्साहन से खुश होते हैं। तो अगर वो आधा घंटा खेल रही है ना, तो उस आधा घंटा का आकलन आप कम मत करो, बल्कि उस बच्चे को बोलो आप आधा घंटा साथ में खेलिए, कितनी सुंदर बात है बेटा जी। और उसके लिए सबको बताओ आज बेटा जी आधा घंटा सबके, तो धीरे धीरे उसको बढ़ाएगी वो, है ना। हम लोग क्या करते हैं ना, बच्चा जो किया है ना उसका आकलन नहीं करते हैं, जो नहीं किया है ना उसका आकलन करते हैं। तो हमेशा करे हुए का आकलन करो, है ना। इसकी एक बहुत अच्छी बात मेरे को याद आ जा रही है कि जैसे बाबा जी ने हमसे कहा कि बच्चा खुश होकर विद्यालय आए, ये अध्यापिका जी की जिम्मेदारी है। मतलब बात एक लाइन की, अब बच्चा खुश होकर आए इसके लिए एफर्ट कितना लगाना है है ना। तो ये जो खुश होना है ना, ये कोई बड़ी बात है, ये हमको समझ में आई, ठीक है ना। तो जब इस पर शोध हुआ तो समझ में आया कि बच्चा तो खुश ही रहना चाहता है, और घर में भी आप देखोगे ना तो 90% बच्चा खुश रहता है। 10% होता है जब वो रो रहा है या चीजों को इधर उधर डाल दे रहा है या लड़ रहा है, जो भी है। हम लोग क्या करते हैं, उस 10% में उसको समझाने बैठते हैं। 90% जब वो बच्चा खुश है ना, एक बार भी जाके अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि बेटा जी आप इतना खुश हो, आप इतने अच्छे से खेले, मेरा पूरा काम हो गया। करते हैं क्या? बच्चा कितनी बार घर में खुश होके आपको सहयोग कर रहा होता है, उसको हम देखते ही नहीं है। तो इसके लिए आप उसको बोलो भाषा से कि बेटा जी आप ऐसा किए तो मेरे को अच्छा लगा, है ना। तो इससे क्या होगा, बच्चे को ये समझ आ जाएगा कि खुश रहना कोई बड़ी बात है। तो आप उसको ना अप्रिशिएट करो आधा घंटे के लिए। बढ़िया। हाँ, हमारे बेटे वो ना टिफिन खाते ही नहीं थे। आज समय बिस्किट लाएंगे तो भले खा लेंगे, फिर हमने मम्मी जी को उनको बोले कि बिस्किट या फिर ये चिप्स के पैकेट मत दीजिए, वो रोटी सब्जी देते थे। कब मतलब पूरे पिछले साल पूरे साल भर वो मतलब टिफिन खोलते नहीं थे, सब बच्चे बैठते थे पर वो टिफिन नहीं खोलते। हम कोशिश भी करते थे, बॉटल लाते थे उनकी टिफिन खोल के कि आप खा लीजिए, पर नहीं, फिर खाना ही नहीं। हमने उनको बहुत बार बताया कि मम्मी जी देखिए आपके सुबह उठी आपके लिए ऐसे पापा जी लाते हैं, सब मतलब उनको बोले पर उन्होंने खाया ही नहीं। तो क्या किया जाए? बता। अभी तो हमारी भी क्लास में पिछले बार ऐसी ही है। लास्ट ईयर हमारे यहाँ भी एक बच्चे पाशु बेटा जी ऐसे ही, सिर्फ वो जीरा राइस के अलावा कुछ नहीं खाए। मतलब हम लोग कुछ भी उत्सव होता था और इतनी सारी चीज़ें बनती थी, लेकिन वो पूरे कभी वो एक भी चीज़ों को डेली टिफिन में भी वो कुछ नहीं, वो अपना जो फ्रायम वगैरह लाए, वो डेली विद्यालय में दाल चावल बनता है, लेकिन सिर्फ वो कच्चा जीरा और चावल, कुछ नहीं खाते। तो फिर हमको जैसे लगा कि बार बार वो नहीं खा रहे हैं, तो एक बार उनके लिए पहले उनको बोलते थे ये सब खाओ, आज नहीं है दूसरा, पर वो नहीं खाए कभी या ऐसा, लेकिन फिर हम लोग उनके लिए रखते थे अलग से। आप उनसे पूछो कि आप क्या खाओ, क्या खाओ। तो एक्चुअली में बच्चे का ना स्वाद होता है, तो उसके स्वाद की पूछो और वो चीज़ उनको खिलाओ। वो चीज़ उनकी मम्मी जी को बोलो देंगे, या फिर अपन उसको करें। देखो अध्यापिका जी लोग की भी जिम्मेदारी है बच्चों के पोषण की, है ना। कई बार ऐसा होता है माता पिता उस चीज़ को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो हम अपने घर से लेके आ जाए उसकी पसंद की चीज़, तो वो डेवलप करें, है ना। क्योंकि 5वीं तक के अध्यापक भी अभिभावक है, तो पूरी चीज़ पेरेंट्स पे नहीं डालकर हम भी उसके लिए रोज कुछ ऐसा सोच के आए, जैसे अपन अपने बच्चे के लिए करते ही है ना, ये नहीं खा रहा है तो चलो ये बना देते हैं, ये बना देते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके स्वाद उससे पूछें। हो सकता है वो मम्मी का कहना नहीं मानेंगे, पर आपका मानेंगे, तो अपने को करना होगा वो।
नहीं तो हमेशा जनरली बच्चे खा लेते, जैसे बाद में आगे पीछे, पर लास्ट ईयर वो बेटा पूरे जी- साल जीरा चावल ही खाए हैं। कोई बच्चे हमारे पास मतलब जिस साल वाले वो 2 साल का एक्सपीरियंस है, एक भी बच्चा हमारे पास ऐसा हुआ तो साल में एक भी खाया तो एक बार मतलब हम लोग तो ये भी एक बार कि उनकी बात को हम लोग मान लेते हैं, क्या पता अगले साल या फिर वो धीरे से जब वो मान जाए। हाँ। क्या किया जाएगा अध्यापिका के रूप में, जैसे मैं विद्यालय में मेरा तीसरा साल होगा, बहुत एक्सपीरियंस हुआ, पर ऐसा देखने में आता है कि हर फील्ड के बच्चे अलग अलग फील्ड के या माता पिता अलग अलग हैं। तो अध्यापिका के रूप में हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए और हम उसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि हमको तो हर तरह के बच्चों को यहाँ पर संभालना ही वो हमारी जिम्मेदारी, तो हम उनके आगे कैसे हम पूरे पड़ेंगे, तो इसके लिए कुछ बताएंगे तो वो आपको आगे साल चलाने में और बच्चों के साथ बहुत सहयोगी बनने में अच्छा है। तो उसके लिए आप अपने कुछ अनुभव या कुछ शेयरिंग करें। ठीक बात है। देखो, शिक्षक के लिए तो सभी बच्चे समान होने वाली दृष्टि की बात है ना, क्योंकि हम ऐसा बाबा जी को भी देखते थे कि चाहे कोई IIT के प्रोफेसर बैठे हों, चाहे कोई गांव की महिला बैठी हो, है ना, वो ना बराबर सबसे बात करते थे ना। ऐसा नहीं कि कोई बड़ी बात हो रही है, कोई साइंस की बात हो रही है तो गांव की महिला को क्यों, उनसे भी पूछते थे कि आप बताओ, इसमें सलाह दो, आप बताओ। तो इससे ये समझ आया कि एक शिक्षक के लिए तो सभी बच्चे, है ना, तो उनमें वैरायटी होनी चाहिए, होगी, स्वाभाविक है, पर शिक्षक में वैरायटी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आप ना उनको जिस भी क्षेत्र से आ रहे हैं, अपने को उसको वहां से ऊपर उठाना है और कोशिश करना है कि सब बच्चा एक धरातल पे आ जाए। जैसे हमारे यहाँ ना एक क्लास में अनय बेटा जी थे, वो बहुत फास्ट थे, है ना, एक बच्चा बहुत स्लो था। तो फास्ट को और फास्ट नहीं बनाना है जो आज हो रहा है बाहर, कि भाई ये बच्चा जल्दी जल्दी सीख रहा है ना, तो इसको बढ़ाते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ, है ना। तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा ये नहीं कहता है कि विशेष बनाओ, ये बोल रहा है श्रेष्ठ बनाओ, साथ साथ जीना सीखे। तो वो जो अनय बेटा जी थे ना, उनको हम लोग बार बार उनसे संवाद करते थे कि अगर आप जल्दी लिख भी लोगे, जल्दी पढ़ भी लोगे, तो अकेले ही रह जाओगे ना। तो आपको अकेले आगे बढ़ना है कि साथ में रहना है। तो कुछ बच्चे होंगे जो बहुत कम वाले होंगे, कुछ होंगे बहुत आगे होंगे, है ना, तो उनको एक दूसरे का पूरक बना देना है। जैसे हम अनय बेटा जी को बोलते थे, अच्छा चलो आप अक्षत भाई जी को पढ़ाओ, जब तक मैं और बच्चों का कराती हूँ, तो उनको जिम्मेदारी दे दो। तो बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के बच्चे आएंगे, तो उनको कैसे हम एक धरातल पर ले आए, ये हमको मेहनत करनी, सोचना पड़ेगा, है ना, और कैसे एक दूसरे को पूरक बना दे, है ना। कोई बच्चा बहुत जिम्मेदारी से हर काम कर रहा है, कोई एकदम गैर जिम्मेदार है, तो उसको ये बोले कि चलो आप अपने जैसा इनको बना दो, तो अब उनको भी काम मिल गया, उनको भी एक ऐसा हो गया। तो टीचर के लिए तो यही है कि सभी बच्चे एक उसमें रहे, है ना, तो कम ज़्यादा नहीं रहे, क्योंकि देखो विद्यालय हर स्कूल में यही हो रहा है कि जो कमज़ोर है वो और कमज़ोर होता जा रहा है और जो होशियार है वो और होशियार होता जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो एग्ज़ाम भी लेते हैं ना, तो उसमें ये रहता है, 3 ही कैटेगरी रखे हैं कि बच्चे को गुड मिलेगा, वेरी गुड मिलेगा, एक्सीलेंट मिलेगा। ठीक है, और बच्चों से बातचीत होती है कि बेटा जी आपको गुड क्यों मिला, आपको वेरी गुड क्यों मिला और आपको एक्सीलेंट क्यों मिला। अब वो जिसको गुड मिला है ना, उसको हम वापस वो पेपर रिपीट कराते हैं कि आपको एक्सीलेंट तक पहुंचना है, आप कल फिर याद करके आओ, है ना। अब ये पेपर ऐसा बनाना कि आपको वेरी गुड मिले, एक्सीलेंट मिले। तो जब तक वो एक्सीलेंट तक नहीं पहुंचते, तब तक हम उसके पे मेहनत करते हैं। तो पर ये बच्चे को ये भी पता चलना चाहिए कि मैं भी गुड मिला है, मेरे को एक्सीलेंट नहीं मिला है ना। तो इग्नोर नहीं करना है। हम ये सारे आइडिया ना सभी बहनों ने मिलके निकाले। ये वाला आइडिया शीला दीदी का है, जो हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि हर बच्चे को एक्सीलेंट तक पहुंचाना है। तो मेरे को लगता है हम लोग अगर अंदर से सोच लेंगे ना, तो आइडिया हमारे अंदर से आते हैं फिर। हाँ, मतलब
देखिए हम सब अभिभावक हैं, मैं भी है ना, मेरे भी बच्चे हैं, पोता पोती हैं, आप लोग के भी बच्चे हैं। जैसा आज का वातावरण दिखाई दे रहा है परिवार का या व्यक्ति का, है ना, और समाज का और धरती का, तो बिल्कुल इस गलत फहमी में नहीं रहना कि जैसे हमारी कटी बच्चों की कट जाएगी, बिल्कुल नहीं रहना, है ना। मतलब अब स्थितियां ना बद से बदतर की ओर जा रही है। हम तो फिर भी सांस ले पा रहे हैं, बच्चे सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो एक अभिभावक के तौर पे हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों की शिक्षा में गुणात्मक विकास करें, और ताकि वो व्यक्ति के रूप में, मतलब उसके विचार इतनी सही दिशा की ओर चले कि उसको डिप्रेशन जैसी बीमारी ना हो और न ही कोई और बीमारी हो, है ना। आप ये मत सोचना कि ऑर्गेनिक खा के या योगा करके बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, है ना। अगर उसके विचारों को सही दिशा नहीं देंगे तो आप कितना ही ऑर्गेनिक खा लो, कितना ही आप योगा कर लो, क्योंकि मानसिक रूप से जब हम बीमार होते हैं ना तो शरीर बीमार हो ही जाता है, ठीक है। तो उसके विचारों को सही दिशा देना, परिवार में जितने संबंध हैं उनके साथ वो कैसे खुश सुखपूर्वक जी सके, ये, और समाज के प्रति जिम्मेदारी ले और धरती को कैसे और समृद्ध बनाए, ऐसे व्यवसाय का चयन करें। तो ये सब पे ना अगर हम आज नहीं सोचेंगे तो हमारे बच्चों ना तो अकेले जी पाएंगे, ना परिवार में जी पाएंगे, ना समाज में, ना धरती में। तो हम सब ना अब एकदम स्ट्रीम में आके खड़े हो गए, जहाँ पर अब हम जितने भी माता पिता हैं हमको सोचना ही होगा। अभी तक हमको लगता था हमारे बच्चों की शिक्षा समाज की जिम्मेदारी है या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना। तो माता पिता ने ना अपनी गरिमा, अपनी भूमिका को ना पहचाना नहीं। मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगती है, जब एक अभिभावक ने पूछा कि बच्चा पूछ रहा है कि भगवान कौन है ना, तो उन्होंने भी मेरे को फोन किया कि बच्चा पूछ रहा है कि भगवान कौन है, तो इसको क्या आंसर दूं। तो हम लोगों ने बाबा जी से पूछा, है ना। उन्होंने कहा आप बच्चे से पूछो कि भगवान कौन होता है। तो सिंपल बात है, बच्चा यही बोला कि हाँ भगवान हमको ये देते हैं, भगवान हमको ये देते हैं, भगवान ऐसा करते हैं, है ना। तो फिर कहा फिर वापस बच्चों से पूछो कि आपको कौन देता है ना। तो निश्चित सी बात है, बच्चे को कौन देता है सब चीज? सुरक्षा कौन देता है? माता पिता देते हैं। भोजन कौन देता है? माता पिता देते हैं। प्यार कौन करता है? माता। तो बच्चे के लिए भगवान होते हैं माता पिता, है ना। तो अब ये ना सिर्फ भाषा ना रह जाए, अब वाकई में अभिभावकों को ना भगवान बनना होगा। तो भगवान का मतलब ये है कि आप जो अपन बात कर रहे हैं ना कि और स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट बनने का मतलब है कि हमको हमारी क्वालिटी, चेतना की क्वालिटी को विकसित करना होगा, तो हम बच्चों को संभाल पाएंगे। नहीं तो आज के सभी बच्चे बागी हैं। ये बात भी उन्होंने ही कही थी कि बेटा अब एक एक बच्चे को संभालना 50-50 बुजुर्गों को संभालने जैसा है, उखड़ जाओगे। हम कुछ प्रश्न पूछे नहीं अपने माता पिता से, है ना। हमारे बच्चे भी हमारे से बहुत नहीं पूछे, पर जो पोता पोती हो रहे हो तो 2-2.5 साल के होते हैं और बोलते हैं कि आप चिल्ला के बात क्यों कर रहे हो, आप डांटते क्यों, आप धीरे से बात नहीं कर सकते क्या? छोटा सा 2.5 साल का बच्चा बोलता है ना। यहाँ तक कि आप अगर मेरे साथ हुआ ऐसा, मैं अपने सहयोगी को एक बार जोर से चिल्ला के बुला दी, कबीर बेटा जी तुरंत बोले दादी इतना जोर से क्यों डांटे, भवानी भैया को अच्छा नहीं लगेगा ना। मतलब ये लोग हमारी आंख खोल रहे हैं, इसका मतलब हम बच्चों से सीखें, ये भी हमारी गरिमा नहीं है। हमको समय के पहले समझदार होना होगा। तो मेरे को लगता है कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा आधारित अभिभावक विद्यालय अभी तो 10 साल अभिभावकों को ही तैयार करने में लगाएगा, है ना। तो हम सब यदि ना वाकई में समाज के प्रति, अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार हैं, तो हम सबको ना इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। इसमें हमारा भी भला है, हमारे बच्चों का भला है, परिवार का भला है, समाज का भला है और इस धरती का भला है।
तो बस इसी उससे हम लोग लगे हुए हैं ना, और बहुत खुशहाली का रास्ता है, क्योंकि खुशियाँ बांटने जब आप निकलते हो ना तो आपकी खुशी सुनिश्चित हो जाती है। तो खूब बढ़िया से अपन सब मिलके अभिभावक विद्यालय को रन करते हैं, है ना। तो बढ़िया, ठीक है, नमस्ते।